की तारीख क्या होगी। तो इस हिसाब से इन्होंने जो ये गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके हिसाब से चुनाव नामांकन पत्र जमा करने की तारीख 25 अप्रैल 2024 निश्चित की थी और नामांकन अंतिम तारीख और नामांकन पत्र जांच की तारीख 26। मतलब ये 25 और 26 में मात्र एक दिन का अंतर था। अब इसी एक दिन में वो नामांकन पत्र में जो भी झूठ बोला जाएगा किसी प्रत्याशी के द्वारा उस पर किसी भी आम जनता को आपत्ति पेश करनी है। सबसे आश्चर्यजनक विषय ये है कि कानून में प्रावधान है कि आम जनता उस पर आपत्ति पेश करेगी और उस आपत्ति को रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब नामांकन पत्र ही आम जनता के पास नहीं है तो आप आपत्ति आम जनता कैसे देगी, वो भी एक दिन के अंदर, वो भी खंडवा जाकर के रिटर्निंग ऑफिसर के पास या ऑनलाइन से भी। तो नामांकन पत्र ही आप पब्लिक को उपलब्ध नहीं कराया और उसमें भी एक दिन का अंतर रखा। आप सूचना के अधिकार में भी अर्जेंट भी निकालेंगे तो भी यदि मृत्यु या मौलिक अधिकार का मामला है तो भी 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के आप आरटीआई में आवेदन भी देंगे, मान लीजिए 25 तारीख को सबके आवेदन आ गए और आरटीआई में आम जनता ने आवेदन दिया तो भी 2 से 3 से 4 दिन से पहले उपलब्ध नहीं कराएंगे। आपत्ति देने की तारीख 26 निकल गई, डिसाइड करने की भी निकल गई। तो कुल मिलाकर के ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है, जो एक दिन का मात्र अंतर है, ये पूरी तरह से गैरकानूनी है, कानून के खिलाफ है, धारा 36(2) का उल्लंघन करता है, जिसमें स्पेसिफिक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि रिटर्निंग ऑफिसर ऐसी प्रत्येक आपत्ति को डिसाइड करेगा। तो आपत्ति तो आप तब देंगे जब आपके पास आवेदन पत्र उपलब्ध हो। इसीलिए पीछे आपने देखा कि जो भी ऑनलाइन पर रहता है वो एफिडेविट रहता है प्रत्याशी का, नामांकन पत्र नहीं रहता। तो एफिडेविट में 60-70% जानकारी रहती है, 100% जानकारी केवल आवेदन पत्र में रहती है, नामांकन पत्र में रहती है। तो नामांकन पत्र में यदि किसी ने झूठी जानकारी हो तो आम जनता आपत्ति तो तब पेश करेगी जब नामांकन पत्र आपके पास उपलब्ध होगा, वो भी एक दिन के अंदर। तो इस तरह जो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें मात्र एक दिन का जो अंतर दिया गया तो पूरी तरह गैरकानूनी है और नामांकन पत्र आम जनता को वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। आज भी आप खोल के देखेंगे वेबसाइट पर नामांकन पत्र उपलब्ध नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए आदेश किया था स्पेसिफिकली कि आप शपथ पत्र में क्रिमिनल रिकॉर्ड का पूरा बायोडाटा देंगे सो दैट वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के संबंध में किसी ने यदि झूठ बोला है तो वो उस संबंध में वो अपनी आपत्ति दे सकेगा। तो आपको एफिडेविट वेबसाइट पर और ऑफिस के बाहर लटका करके आम जनता को बताना है। नामांकन पत्र क्यों नहीं, ये तो उससे भी बड़ी बात है, कानून में प्रोविजन है कि नामांकन पत्र में आम जनता प्रत्येक व्यक्ति आपत्ति दे सकेगा और रिटर्निंग ऑफिसर शैल डिसाइड, उसको डिसाइड करेगा। तो आपने नामांकन पत्र की जानकारी दी नहीं और समय भी इतना नहीं रखा कि वो सूचना के अधिकार के अंदर मिले, वही 30 दिन में मिलती है। एप्रोप्रिएट युक्त समय आपको देना पड़ेगा ताकि आम जनता नामांकन पत्र प्राप्त कर सके। उसमें क्या झूठी जानकारी किसी प्रत्याशी ने दी। इसीलिए जब आप महानुभाव ने मेरे से पिछली बार सवाल किया था कि नामांकन पत्र में क्या लिखा है, इन्होंने, मैं जानता ही नहीं था उस समय कि नामांकन पत्र में क्या लिखा। आप ही के एक बंधु ने बोला था उसमें लिखा है लागू नहीं, उन्होंने शायद अंदाजे से कहा होगा क्योंकि नामांकन पत्र तो उनको भी उपलब्ध नहीं था। इसीलिए मैंने उस शब्द को लीजिए, आप में से ही किसी ने कहा कि लागू नहीं लिखा हुआ है, मैंने अपने मुंह से नहीं बोला था कि उस समय नामांकन पत्र, इसीलिए मैं आपत्ति पेश नहीं कर सका रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। आपत्ति थी केवल लव जोशी की, उन्होंने भी अंदाज से आधार पर एफिडेविट में झूठी जानकारी के बारे में बोला था, नामांकन पत्र के बारे में नहीं। इसीलिए बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट को आप केवल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही चैलेंज कर सकते हैं
और ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो भी 45 दिन के अंदर, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगले 45 दिन के अंदर। तो मेरे ये अधिकार तो गया जो मैं यहाँ आपत्ति लेकर के यहीं के रिजेक्ट करा देता था। अब हाई कोर्ट में 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में कब डिसाइड होती है, होती नहीं। तो यहाँ ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं यहाँ इनके सामने आपत्ति उठाता रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, और रिटर्निंग ऑफिसर को मजबूर करता सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा के कि आप इसको डिसाइड करो, और हो सकता था उसी दिन इनका निरस्त हो जाता यहीं पर। तो ऐसा करके ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरे अधिकार को डिप्राइव किया है, हर आम जनता के अधिकार को डिप्राइव किया है। और इसीलिए ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है वो गैरकानूनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 36(2) का उल्लंघन करता है। इस आधार पर मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों को नोटिस जारी किया है कि ये नोटिफिकेशन को गैरकानूनी होने से निरस्त किया जाए, और इस नोटिफिकेशन के प्रभाव में जो 96 सीटों का चुनाव हुआ है वो भी गैरकानूनी होने से उसको निरस्त किया जाए। यदि वो निरस्त कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो इसके खिलाफ मैं माननीय उच्च न्यायालय में कार्रवाई करूँगा। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। और दूसरा, नामांकन पत्र उपलब्ध नहीं कराया, ये चीज़ छुपा रहे हैं। वो मान के आम जनता को ये मालूम है कि पब्लिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है, ये होना चाहिए उपलब्ध। यस, देन ओनली 36(2) में भी इम्प्लीमेंटेड इस नियम के कानून के हिसाब से, कानून में धारा में लिखा हुआ कानूनी प्रावधान। आपको ऐसा लगता है कि इसमें किसी ने कुछ जानकारी छुपाई है? ये तो ऑब्वियसली आज देखेंगे आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री माननीय चंद्रचूड़ साहब को उस कमेटी में से निकाल दिया गया, चुनाव आयोग की कमेटी में से, और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री महोदय ने केवल और केवल उनकी पार्टी के एक मंत्री को उसमें सदस्य ले लिया। इसीलिए उसका दुष्प्रभाव ये है कि इस तरीके के गैरकानूनी नोटिफिकेशन जारी होते हैं, ताकि जैसे कि मैंने चैलेंज किया, चूँकि आज माननीय उच्च न्यायालय में सब जुडिस है मैटर, इसलिए मैं श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जो वर्तमान सांसद है उनके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकूँगा। इसी तरीके से मामला आया, नहीं तो यहाँ से भी उनका चुनाव निरस्त हो सकता था, क्योंकि मेरे पास उस समय उपलब्ध ही नहीं था नामांकन पत्र, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया ही नहीं नामांकन पत्र, क्योंकि केवल और केवल वेबसाइट पर एफिडेविट था, और जो रिटर्निंग ऑफिसर के न्यायालय के बाहर लटकाया गया था आम जनता की सूचना, वो केवल एफिडेविट लटकाया गया था, नामांकन पत्र नहीं दिया जाता। आपकी जो आपत्ति है वो इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध है? एग्जैक्टली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विरुद्ध है, कि उनका ये जो नोटिफिकेशन जारी किया और ये जो प्रोग्राम डिसाइड किया है, ये दोनों चीज़ें, तो नामांकन पत्र पब्लिक को अवेलेबल नहीं कराया, दूसरा उनके बीच में जांच की तारीख और नामांकन पत्र की अंतिम तारीख में मात्र 1 दिन का अंतर रखा गया, ये दोनों गैरकानूनी थी। सीटें हैं और शायद 7-8 स्टेट वो कवरेज वो सीटें, मध्य प्रदेश की 10 स्टेट की 96 सीटें इंक्लूडिंग। अब ये आपकी जो आपत्ति है वो किसके खिलाफ है, और इसमें जो है कितने प्रदेश जो है प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, ये जो चौथे चरण का चुनाव हुआ था ये 10 स्टेट के लिए हुआ था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, और वो नोटिफिकेशन डेटेड 18/4/2024। इनसे 10 स्टेट के चुनाव हुए थे, जिसमें एमपी का चौथे चरण के चुनाव में 8 सीटें थी, तो टोटल इसमें 96 सीटें थी चौथे चरण के चुनाव में। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है डेटेड 18/4/2024, ये पूरी तरह गैरकानूनी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 36(2) का उल्लंघन करता है। रीज़न बिहाइंड दैट कि उसमें ये स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि जो भी आपत्ति झूठ बोलने के बाद प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र में झूठी जानकारी देने की जो भी आपत्ति उठाई जानी है, उस आपत्ति को इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, और इसके बीच में मात्र 1 दिन का अंतर रखा गया है। 25/4/2024 अंतिम तारीख थी नामांकन पत्र जमा करने की, और स्क्रूटनी नामांकन पत्र की जांच की तारीख थी 26/4/2024। इस 1 दिन में ना तो वेबसाइट पर उपलब्ध है नामांकन पत्र, और ना ही किसी तरीके से लिया ही जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में 1 दिन में आपत्ति देने का सवाल ही नहीं उठता।
इसको लेकर के आपने कहा आपत्ति? इसको लेकर के मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों को नोटिस दिया है कि ये जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटेड 18/4/2024 इसको क्वैश किया जाए और इसमें जो 96 सीटों के चुनाव हुए थे उन सभी का चुनाव निरस्त किया जाए क्योंकि वो गैरकानूनी रहे। नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मैं उसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह में से किसी एक जगह पर मुझे अधिकार है कि दोनों जगह में से एक जगह पर मैं लगा सकता हूं, तो दोनों में से एक जगह पर मैं कार्रवाई करूंगा। उन्होंने एक नोटिस दिया भारत सरकार और निर्वाचन आयोग को। उनका ये कहना है कि चौथे चरण में जो 96 सीटें जिसमें खंडवा भी शामिल है उसमें आपत्ति जो नामांकन की आपत्ति, आपका क्या कहना है? देखिए श्री मनोज अग्रवाल जी ने जो भी जिस मुद्दे पर ये कहा है कि एक दिन का समय अपर्याप्त है, मैं समझता हूँ कि जिसको आपत्ति लेनी है उसके लिए एक दिन का समय बहुत है। जिसको भी आपत्ति लेनी हो पहले से प्रिपरेशन करता है और उनको माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना है कि हर व्यक्ति को अधिकार है, वो कभी भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो उन्होंने जिस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसको जाना है हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन जिसको भी आपत्ति लेनी है एक दिन का समय पर्याप्त है और एक दिन का समय दिया गया था। खंडवा संसदीय क्षेत्र को लेके भी वहाँ पर जिन लोगों ने कोई आपत्ति ली थी, कई लोग तो आए भी नहीं हैं, आपत्ति लगा के छोड़ देते हैं लेकिन आते नहीं हैं। तो ये स्थिति है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना जाए, जिसको हाई कोर्ट जाना जाए, कोई किसी को रोक नहीं। इसमें हाई कोर्ट ने सांसद जी को भी नोटिस जारी किए थे, उसका जवाब पेश हो गया? देखिए इस संबंध में मैं आपको कहूँगा कि तारीख 4/9 लगी है और अब ये मामला माननीय हाई कोर्ट में है, इसलिए इस संबंध में प्रेस में कुछ भी बात करना या बाहर कुछ भी बात करना ये न्यायालय की अवमानना है। हमको जो भी जवाब देना होगा हम माननीय हाई कोर्ट में इसका जवाब देंगे। आपका नाम? आदित्य प्रजापति।